Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 5th of August 2024. तो गाइज आज है तारीख 5 अगस्त 2024 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों रिसेंटली 5 म्यूचुअल नाम का एक जो टर्म है वो चर्चाओं में देखने को मिला। तो ये पर्टिकुलर टर्म किस चीज़ से एसोसिएटेड है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये जो टर्म है 5 म्यूचुअल ये इकोनॉमिक कॉपरेशन फ्रेमवर्क है यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच का, या ऑप्शन नंबर बी, क्या ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एग्रीमेंट है ब्रिक्स नेशंस के बीच का, या ऑप्शन नंबर सी, क्या ये प्रिंसिपल्स हैं जो कि चाइना इंडिया बायलैटरल रिलेशंस को गाइड करने का काम करते हैं, या ऑप्शन नंबर डी, क्या ये एक प्रकार का ट्रेड एग्रीमेंट है आसियान कंट्रीज के बीच का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आज पूरे दिन भर इसी की चर्चा होने वाली है और कल भी दिन भर लगातार इसी के बारे में डिस्कशन हो रहा था। कल लगातार क्या हुआ, बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स पब्लिश हुए और बोला जा रहा था कि वक्फ एक्ट के अंदर बदलाव होने वाला है, केंद्र सरकार बड़ा बदलाव करेगी, उसको लेकर बिल लेकर आ रही है। और बदलाव ये होगा कि वक्फ बोर्ड की ताकत को कम कर दिया जाएगा। फिर दूसरा बदलाव यहाँ पर बताया जा रहा रिपोर्ट्स के अंदर में, जैसे एक आर्टिकल यह है कि वेमेन भी हिस्सा बन सकती हैं वक्फ बोर्ड का। ये भी एक बदलाव लाया जा सकता है, क्योंकि अभी के समय पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उसको बढ़ाने की बात की गई है। फिर ऐसी न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है जहां पर मेंशन किया है कि जो केंद्र सरकार है वो पूरी तरह से वक्फ एक्ट के अंदर में बदलाव करने के लिए रेडी है और इस पर्टिकुलर बोर्ड की जो ताकत है दूसरे एसेट्स के ऊपर में उसको कम करने के लिए यहाँ पर कुछ चेंजेस किए जाने वाले हैं। लेकिन ये केवल मीडिया के अंदर चर्चा हुई है। देखते हैं यहाँ पे, आज वैसे 5 अगस्त ही है, तो आज ये बिल आना है पार्लियामेंट के अंदर। तो आज आपको इसके बारे में सभी क्लैरिटीज़ जो है मिल जाएंगी। जब तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट धीरे धीरे करके जो भी अपडेट्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों ये सब इंग्लिश आर्टिकल्स थे, उसी प्रकार से हिंदी न्यूज़ आर्टिकल्स भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में भी 2 आर्टिकल्स हैं जो कि वक्फ बोर्ड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्या है आखिरकार ये वक्फ बोर्ड, इस पर कौन से बदलाव करने की बात की जा रही है, क्यों बदलाव करने की बात की जा रही है, आइए हर एक एस्पेक्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। कई बार लोगों को इस कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूज़न रहता है, चलिए उसे क्लियर करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, कई सारी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उन्होंने कल संडे में ही क्लेम कर दिया था कि केंद्र सरकार की जो मीटिंग हुई है बड़ी सी, उसमें फोकस किया गया है कि वक्फ एक्ट में 40 बड़े बदलाव होने वाले हैं। कितने? 40 बदलाव होने वाले हैं। और ये बदलाव होगा तो ऑब्वियस सी बात है एक बिल आएगा। तो बिल जल्दी यहाँ पे पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, पहले ये समझो कि सर ये जो वक्फ है इसका मतलब क्या होता है। वक्फ बेसिकली यहाँ पर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि गॉड के नेम पर दी गई है। अब गॉड के नेम पर दी गई है स्पेशली किस चीज़ के लिए? रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए। कोई व्यक्ति है, मान लो यहाँ पर एक मुस्लिम पर्सन है, वो अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर देता है यहाँ पर वक्फ बोर्ड को, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? वो वक्फ कहलाएगी। समझ गए? और लीगल टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तो ये ना एक परमानेंट डेडिकेशन होता है एक उस इंसान के थ्रू जो इस्लाम को फॉलो कर रहा है ना, इस्लाम को प्रोफेस कर रहा है। तो वो अपने प्रॉपर्टी को चैरिटेबल पर्पस के लिए या रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ बोर्ड को दान कर सकता है, कि वक्फ बोर्ड उसके ऊपर मस्जिद बना ले या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी मदरसा बना ले। तो आगे इसके बारे में वैसे और डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों इसी में कुछ और प्रोविज़न भी है कि मान लो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको यहाँ पर इसी पर्टिकुलर रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए लंबे समय से यूज़ किया जा रहा है, तो वक्फ बोर्ड उसको भी यहाँ पर क्लेम कर सकता है।
या फिर काफ़ी सारे प्रोविजंस ये मेंशन करते हैं कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी को क्लेम किया गया है तो आपको यहाँ पे प्रूव करना होगा कि वो जो एविडेंसेस आपके पास में वो सामने रखने होंगे जिसके बेसिस पे आप प्रूव कर सको कि वो प्रॉपर्टी आपकी है। तो ऐसे यहाँ पर कुछ पावर्स वक्फ बोर्ड के पास में हैं, तो उन्हीं पावर्स को कर्ब करने के लिए यहाँ पर ये स्पेशल फोकस किया जा रहा है, पर्टिकुलरली अमेंडमेंट्स के ऊपर में। अब जो भी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं दोस्तों, इसका यूज़ किया जा सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, मदरसास के लिए, ग्रेवयार्ड्स के लिए, मॉस्क के लिए, मस्जिद बनाई जा सकती हैं, शेल्टर होम्स भी यहाँ पर क्रिएट किया जा सकते हैं। समझ गए, ये बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर वक्फ बोर्ड है ना, ये एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है, इसके पास में बहुत सारी पावर्स है कि वो यहाँ पर किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, प्लस किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ये पावर्स इनके पास में आती है। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा यहाँ पर देश, उसमें यहाँ पर एक बोर्ड है वक्फ बोर्ड। देखिए, वक्फ बोर्ड केवल एक बोर्ड नहीं है, इसका सेंट्रल लेवल पर तो बोर्ड है ही, वो काउंसिल है, लेकिन सेंट्रल लेवल के साथ साथ दोस्तों अगर आप देख पाएंगे तो वक्फ बोर्ड में 30 अलग अलग बोर्ड्स हैं। हर एक राज्य का अपना वक्फ बोर्ड है जिसको चेयरपर्सन हेड करते हैं। साथ ही साथ में एक या दो नॉमिनीज भी होते हैं यहाँ पर, जो कि राज्य सरकार की साइड से आते हैं। मुस्लिम लेजिस्लेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस, फिर उसके बाद जो मुस्लिम मेंबर्स स्टेट बार काउंसिल के वो लोग, प्लस इस्लाम थियोलॉजी के जो स्कॉलर्स हैं वो सभी लोग, ये सभी मिलकर दोस्तों यहाँ पर वक्फ बोर्ड को चलाते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं। तो हर एक स्टेट के पास में अपना वक्फ बोर्ड है। 30 वक्फ बोर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे देश के अंदर। ठीक है, अब इनके पास में पावर्स कई सारी आती हैं जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ वगैरह को क्लेम करते हैं, लेकिन जो भी यहाँ पर डिसीजन होता है वक्फ बोर्ड के अंदर में दोस्तों, वो 2/3 मेंबर से लिया जाता है। यानी वक्फ बोर्ड में जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उसमें 2/3 वोटिंग होनी चाहिए फेवर में। अगर कोई भी यहाँ पर चेंजेस बदल रही हैं, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उस बेसिस पे यहाँ पर उसी डिसीजन को फॉलो किया जाता है। अब दोस्तों दूसरी साइड अगर आप देख पाते हैं तो वक्फ बोर्ड की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो इस प्रकार का जो कानून है पहले, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक्ट आया पहले, एक्ट के माध्यम से ही बोर्ड बना। तो जो एक्ट आया था वो आया था 1954 में। कब? 1954 में दोस्तों सबसे पहली बार वक्फ एक्ट लेकर आया गया। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसी एक्ट में समय के साथ में कई सारे बदलाव भी हुए। जैसे वक्फ एक्ट पहले इस शुरुआत हुई 1954 में, बाद में यहाँ पर इसमें एक नया वक्फ एक्ट पास होता है 1995 में, 1995 में नया वक्फ एक्ट लेकर आया गया। फिर बाद में इसी में ही कुछ चेंजेस कर दिए गए, अमेंडमेंट कर दिए गए 2013 में। तो समय के साथ में अमेंडमेंट्स होते चले, और रिपोर्ट्स का कहना है कि समय के साथ में जो अमेंडमेंट्स हुए उससे जो वक्फ बोर्ड की पावर्स हैं, जो ताकत है, शक्तियां हैं, वो और ज़्यादा बढ़ती हुई चली गई। और जिस तरीके से शक्तियां बढ़ रही थी 2013 तक अमेंडमेंट्स के माध्यम से लगातार यहाँ पर वक्फ बोर्ड की ताकतें बढ़ी। तो साल 2022 में दोस्तों एक बड़ी चीज़ होती है। साल 2022 में वक्फ बोर्ड को हटाने के लिए, इसको रिपील करने के लिए एक बिल लेकर आया गया, वक्फ रिपील बिल। हालांकि वो एक प्राइवेट मेंबर के थ्रू लेकर आया गया था, तो प्राइवेट मेंबर बिल था, तो इसलिए यहाँ पर वो ज़्यादा पास हो नहीं पाया, उसके ऊपर कोई ज़्यादा चर्चाएं हो नहीं पाई। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न दोस्तों यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि आज हमारे देश में जो वक्फ बोर्ड है ये तीसरा सबसे बड़ा ऐसा बोर्ड या ऐसा इंस्टीट्यूशन है दोस्तों जिसके पास में हमारे देश की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। 2022 का जो ये बिल है वो ये क्लेम करता है कि एग्जिस्टिंग पावर्स वक्फ बोर्ड की लगभग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि पहले नंबर पर तो हमारी आर्मी है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं। तो भारत की सबसे ज़्यादा ज़मीन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास में है। दूसरा सबसे बड़ा जो लैंड है वो रेलवेज के पास में है। लेकिन जो थर्ड शेयर ऑफ लैंड है दोस्तों वो वक्फ बोर्ड के पास में है, ये बताया जाता है इन बिल्स के माध्यम से। आर्टिकल्स में बताया जा रहा है कि साल 2009 से लेकर अभी तक अगर हम देखेंगे तो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लगभग डबल हो चुकी हैं। तो पावर्स इनके पास में ऐसी हैं जिसको कोई टैकल नहीं कर सकता, उस पावर्स को भेदना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आर्टिकल्स में ये भी देखने को मिलेगा कोई दूसरा ट्रस्ट हमारे देश में ऐसा नहीं है, या दूसरा कोई मठ हो या कोई और अखाड़ा हो या कोई और सोसाइटी भी हो जिनके पास में इस तरीके की पावर्स अगर हैं, तो उन्हीं के अंदर में कुछ चेंजेस करने के लिए अभी के समय पर फोकस किया जा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 1, आखिरकार क्या चेंजेस करने के लिए बोला गया है, तो ये जो बिल अगर आता है तो क्या चेंजेस के लिए बात की गई है। देखो, मैं जो इकोनॉमिक टाइम्स के सोर्सेस हैं उसके माध्यम से अगर आपको बताऊं तो बोला जा रहा है वक्फ बोर्ड के अंदर में जो अमेंडमेंट्स होंगे, स्पेशली सेक्शन नंबर 9 है इसका, प्लस सेक्शन नंबर 14 है इस पर्टिकुलर एक्ट का, उसमें भी बदलाव करने की बात की जा रही है।
ठीक है। और बदलाव करने के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाएगा इस बॉडी में। यहाँ पे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उसको लाने की बात की गई है। प्लस साथ ही साथ में यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जो बोर्ड मेंबर्स का अपॉइंटमेंट होगा, अभी तक केवल वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, वो सभी मेंबर्स केवल मुस्लिम कम्युनिटी से ही आते हैं। जबकि ये जो मेंबर ऑफ द बोर्ड है, इसको स्टेटस मिलता है पब्लिक सर्वेंट्स का। तो यहाँ पर ये इसको लेकर कई बार कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पर एक आर्गुमेंट शुरू हो जाता है कि जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पब्लिक सर्वेंट्स की, तो एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी का राइट मिलता है सभी लोगों को, तो उसके आधार पर केवल मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर इस बोर्ड में क्यों है? तो हो सकता है यहाँ पर कुछ चेंजेस हो और यहाँ पर इसमें भी एक बड़े बदलाव करने की कोशिश की जाए। तो जो भी बिल होगा वो सामने आएगा। फिलहाल के लिए जो बताया जा रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तीसरा चेंज हो सकता है, इस बिल के अंदर में मांग की जाएगी वेरिफिकेशन ऑफ लैंड की। मान लीजिए वक्फ प्रॉपर्टी जो है, वक्फ बोर्ड जो है वो किसी की प्रॉपर्टी को बोलता है कि चलो वो हमारी प्रॉपर्टी है। अब उस व्यक्ति को वैसे तो यहाँ पे प्रूव करना होगा कि वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। मान लो वो प्रूव नहीं कर पाता है, तो पहली बात यहाँ पर इंश्योर करना होगा, उस लैंड का वेरिफिकेशन करना होगा। ठीक है। जितने भी डिस्प्यूटेड लैंड हैं, कई सारे ज़मीनों को लेकर अभी भी विवाद है जिसको वक्फ बोर्ड क्लेम करता है, तो उन सभी जो डिस्प्यूटेड लैंड है दोस्तों, उनको लेकर भी वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। तो ये जो वेरिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये लाने की बात की जा रही है। वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही यहाँ पर ये काम किया जाएगा। फिर और भी अमेंडमेंट्स में यहाँ पर बोला जा रहा है, वेरिफिकेशन तो आएगा, साथ ही साथ में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है दोस्तों, उसका रोल बढ़ा दिया गया है। मतलब बढ़ा दिया जाएगा अगर ये बिल के अंदर अमेंडमेंट आता है तो। अच्छा, रोल क्या बढ़ा दिया जाएगा? अब की बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, ताकि वक्फ प्रॉपर्टी अगर कहीं पर डिक्लेयर की जाती है तो पहले उसको मॉनिटर करने का काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होगा। फिर और भी कई सारे कन्फर्मेशन प्रोसेस होंगे, इन्वेस्टिगेशंस होंगे, वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद ही यहाँ पर जाकर फाइनल कोई डिसीजन हो पाएगा। तो ये सभी चीज़ें वक्फ बोर्ड के साथ में की जा रही हैं। पूरा हटाने या ख़त्म करने की बात नहीं की है, अमेंडमेंट्स करने की बात की है। ये मैंने कुछ बड़े अमेंडमेंट्स बताए हैं। ऐसे दोस्तों 40 बदलाव किए जाएंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है इस बिल के अंदर में। ठीक है, क्लियर हो गया आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट? कल आपने देखा होगा ट्विटर पर ये वाला आर्टिकल बहुत वायरल था। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, पेज नंबर 11 पर, जिसको मेंशन किया है ना, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी यार। और बाकी यहाँ पे इसको लेकर आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में भी ये आर्टिकल है, क्योंकि जैसे ही अमेंडमेंट्स करने की बात की गई तो यहाँ पर मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेशन, खासकर यहाँ पर जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, इन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया। हैदराबाद से एमपी आते हैं, AIMIM के प्रेसिडेंट हैं। इनका कहना है कि जो ये प्लानिंग की जा रही है वक्फ एक्ट के अंदर बदलाव करने की, इसमें केवल और केवल मुस्लिम की प्रॉपर्टीज़ को छीना जाएगा, ग्रैब किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है। तो ये बात यहाँ पर, ये स्टेटमेंट ओवैसी की साइड से यहाँ पर आया। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जब एक्ट आएगा इसको लेकर कई सारे जो बवाल है वो यहाँ पर होने भी वाले हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि वक्फ एक्ट के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो ध्यान में रख सकते हैं, एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैंने बोला कि जो वक्फ एक्ट है ये तो एक सेंट्रल लेवल पर है। सेंट्रल लेवल पर जो है वो है सेंट्रल वक्फ काउंसिल। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसको एक पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के पास में, जिसको 1964 में बनाया गया था एज पर दी प्रोविजंस। जो प्रावधान वक्फ एक्ट में दिए गए थे 1954 में, उसके आधार पर यह काउंसिल बना। तो एक पर्टिकुलरली एडवाइजरी बॉडी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कई सारे मैटर्स पर एडवाइस देने का काम करती है, स्पेशली जो औकफ के मैटर्स होते हैं। अब ये औकफ क्या है दोस्तों? औकफ बेसिकली यहाँ पर इसको हम औकफ के थ्रू स्पेल भी कर सकते हैं, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज भी की जा सकती है। ये एक अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है एसेट, वही प्रॉपर्टीज़ वगैरह, उसको यहाँ पर औकफ का नाम भी दिया जाता है। बाकी जो जैसे मैंने बोला ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल है दोस्तों, इसमें भी यहाँ पर एक चेयरपर्सन होता है जो कि यूनियन मिनिस्टर होगा और यहाँ पर इंचार्ज होगा वक्फ का, प्लस इसमें कुछ और दूसरे मेंबर्स भी होंगे, बट 20 से ज़्यादा मेंबर्स यहाँ पर नहीं हो सकते। इन सब मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से। तो ये पर्टिकुलरली कौन सी काउंसिल है? सेंट्रल वक्फ काउंसिल। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे हर एक राज्य सरकारों के पास में, स्टेट के पास में भी अपना वक्फ बोर्ड है। मैंने बोला ना 30 वक्फ बोर्ड्स ऐसे आपको नजर आएंगे देश में। अब इसको कौन कौन रिप्रेजेंट करता है ये मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। तो ये सब नोट्स वगैरह PDF में मिल जाएंगे, जाकर इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना या अपने पास में स्टोर करके रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है। आप लोग अगर हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने वक्फ बोर्ड के बारे में सुना,
इसके पीछे का बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा वो सब दोस्तों यहाँ पर एक पीडीएफ में आपको कंपाइल करके दिया जाता है। ऐसे ही आपको और भी न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ाने वाला हूँ, उसमें भी ढेरों डेटा है, उनको भी यहाँ पे हम कंपाइल करके पीडीएफ में प्रोवाइड करवाते हैं। एक ऐसा पीडीएफ जो प्रिंटेबल फॉर्म में है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप आराम से निकलवा सकते हैं। दूसरी चीज़, ये पीडीएफ्स हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। प्लस इस ग्रुप में आपका सारा करंट अफेयर्स का कंटेंट सिक्योर हो जाता है, तो साल भर 2 साल का करंट अफेयर्स डेटा आप सिक्योर करके रख सकते हैं आराम से। आपको स्टोरेज का कोई इशू नहीं होगा, सब कुछ आराम से वो सीक्वेंस में पड़ा हुआ है। तो किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो। अनलिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मुझे कहाँ पर कैसे फ़ायदे हो रहे हैं। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मेक श्योर क्या करो यार, वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी 6 लाख सब्सक्राइबर्स का भी यहाँ पर हमारा मिशन है, तो 549 तक पहुंच चुके हैं हम। 50,000 सब्सक्राइबर्स और चाहिए ताकि हम 6 लाख के टारगेट को जल्द से जल्द अचीव करें। तो अगर आपको हेल्प हो रही है, आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ डेली बेसिस पे इस चैनल पर मिल रही है, तो चैनल को मेक श्योर करें सब्सक्राइब बटन पर दबाकर नोटिफिकेशन में ऑल ऑप्शंस को भी प्रेस कर लें, ताकि हर एक जितनी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ या क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ कम्युनिटी पोस्ट के अंदर में, वो आपके पास में तुरंत पहुँच सके। चलिए आगे आते हैं। बाकी दोस्तों पहले तो मैं आपके साथ में एक बेहद ज़रूरी एडिटोरियल डिस्कस करने वाला हूँ। ये हमारा हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटोरियल है, ठीक है। जब मैंने पढ़ा, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर जो रेलिवेंट है प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, सभी जगह पर आपको हेल्प करेगी। तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से स्पेशली आज हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में भी एक एनवायरमेंट को लेकर एडिटोरियल है। तो हिंदुस्तान टाइम्स और हमारा द हिंदू दोनों के उसी एडिटोरियल को मिक्स करके हम समझने वाले हैं। अच्छे से सुनिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको आज एक मेंस का क्वेश्चन भी दूंगा, तो आराम से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। मामला क्या है यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में, ये समझिए, और कैसे डिटेल्स लिखी जाती हैं, नोट्स बनाए जाते हैं, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। स्क्रीन पर देखते चलना, चीज़ों को सुनते चलना, मज़ा आएगा आपको समझने में। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने देश में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की। पहला क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी बेसिकली यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। तो हमारे देश में जो भी यहाँ पर जानवरों की प्रजातियाँ हैं, पेड़ पौधों की प्रजातियाँ हैं, वो सब बायोडाइवर्सिटी है और इसको आज प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आज हम अगर इसको नहीं बचाते हैं तो आने वाले समय पर सिचुएशन बहुत गंभीर होने वाली है। तो करंट समय पर यही एक दिक्कत बताई जा रही है, क्योंकि दुनिया में अगर आप अलग अलग देशों को देखते हो तो भारत एक ऐसा देश है जिसको मेगा डाइवर्स कंट्री के कैटेगरी में रखा जाता है। मेगा डाइवर्स मतलब भाई हमारे देश में, मतलब हमारे, अगर आप पूरे पृथ्वी का ज़मीन देखते हो तो पृथ्वी के लैंड एरिया में केवल 2.4% एरिया में यहाँ पर भारत है, और आप उसी ज़मीन पे देख पाएंगे तो 8% के आसपास दुनिया की डाइवर्सिटी पूरे इंडिया के अंदर में है ना, यानी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ भरपूर मात्रा में भारत में पाई जाती हैं। तो हमारी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ताकि हम अपने इस नेचर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकें। और हमारी देश की जो बढ़ती हुई इकोनॉमिक ग्रोथ है, प्लस अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ लगातार एक्सपैंड हो रही हैं, इसकी वजह से यही हमारा एनवायरनमेंट खतरे में पहुंच चुका है। तो ये कंसर्न आर्टिकल के अंदर समझाया गया और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया है अभी 3 दिन पहले की एक खबर है। क्या खबर है? असम के अंदर में जो दोस्तों होलोंगा पर्व गिब्बॉन सेंचुरी है, ये सेंचुरी खतरे में आ गई है, क्योंकि यहाँ पर जो वेदांता ओन्ड कंपनी है, उनका पास में प्रपोजल है कि वो ड्रिल करेंगे, ऑयल और गैस के लिए यहाँ पर खनन किया जाएगा, ड्रिलिंग की जाएगी असम के इस गिब्बॉन सेंचुरी के अंदर में। तो ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। कहेंगे चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि हमें तो ऑयल और गैस मिलेगा, लेकिन दोस्तों चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इस प्रोजेक्ट से सबसे ज़्यादा खतरे में आएंगे होलो गिब्बॉन। ये भारत के अंदर इकलौती ऐसी एप की स्पीशी, इकलौती प्रजाति जो भारत में पाई जाती है, ये पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है। इसका ख़त्म होने का डर है क्योंकि ये वहीं पर पाए जाते हैं और वहाँ पर इस तरीके से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को अपनाया जाएगा। फिर दूसरी तरफ मेंशन किया जाता है इंडिया जो है दुनिया का मेगा डाइवर्स कंट्री है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमारा एक महत्वपूर्ण रोल आता है कि दुनिया की इस बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन में हम भी मदद करें। और जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा, इंडस्ट्रीज़ बढ़ी, लगातार रिसोर्स को निकाला जा रहा है, इससे कुछ यहाँ पर प्राप्त हो नहीं रहा। इससे हमारा जो एनवायरमेंटल सिस्टम है वो और लगातार डैमेज हो रहा है। तो भारत को करने की क्या ज़रूरत है? अपने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को मजबूत करने की ज़रूरत है।
ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट EIA क्या है? इसका मतलब होता है कि भाई मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो पहले ही आप उसका एनालिसिस कर लें कि ये प्रोजेक्ट लगाने से इस पर्टिकुलर एरिया पे असर क्या पड़ेगा। समझ गए? कितना ज़्यादा यहाँ पर ये प्रभावित करेगा उस एरिया को, वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ रह रही हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो असेसमेंट वाला प्रोसेस है इसको मजबूत करने के बारे में बात की है। फिर अब बात आती है कि आखिरकार चलो हमें जो कॉन्टेक्स्ट है वो तो समझ में आया, लेकिन ये बताइए कि जो ये बायोडाइवर्सिटी है इसका इम्पोर्टेंस भारत के लिए क्या है। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पहली बात एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारे दुनिया में ऐसे 17 देश हैं जहाँ पर मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ का टैग मिलता है उन्हें, उसमें से भारत भी एक है। क्योंकि भारत के पास में बहुत सारी यहाँ पर आप कह सकते हैं, मैंने बोला ना, प्लांट्स की स्पीशीज़, एनिमल्स की स्पीशीज़, कई सारे वेदर पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। वेस्टर्न घाट्स हैं हमारे पास में जो मॉनसून पैटर्न्स के अंदर में बदलाव करते हैं। उसके अलावा भारत के पास में सुंदरबंस है। सुंदरबंस को कैसे भूल सकते हैं? सुंदरबन के अंदर स्पेशली मैंग्रोव जो फॉरेस्ट हैं समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। इनमें एक अपने आप में स्पेशलिटी होती है कि ये खारे पानी में ग्रो कर सकते हैं। ऐसे पेड़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे कहीं। प्लस यही मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या कर रहे हैं, हमारे सुंदरबन वाले रीजन को बचा रहे हैं। जो साइक्लोन सुनामी आती है दोस्तों, वो इन मैंग्रोव्स की वजह से कंट्रोल हो जाती है। तो कोस्टल एरियाज़ में जो तट पर कम्युनिटीज़ रह रही हैं उनकी प्रोटेक्शन हो पाती है। तो 50% से ज़्यादा भारत के जो कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो पॉलिनेटर्स पर डिपेंडेंट हैं, जिसके बेसिस पर फ्रूट, सीड्स या नट्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंस बायोडाइवर्सिटी का। इतना ही नहीं दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस इकोनॉमिकली भी होता है। इकोनॉमिकली मतलब भाई यही तो हमारे देश के इकोनॉमिक सेक्टर्स की रीढ़ की हड्डी है। इंडिया का जो फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी है, जो जंगल अगर आप देख पाते हैं दोस्तों, तो जंगलों से लगभग 275 मिलियन लोगों को लगातार सपोर्ट मिलता है। ये 275 मिलियन वह लोग हैं जो पूरी तरह से फॉरेस्ट से जो मिल रहा रिसोर्स है उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। इतना ही नहीं, फिर बात आती है इको टूरिज्म की। तो भारत का जो डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना है, बहुत सारे पेड़ पौधों की प्रजातियाँ, जानवरों की प्रजातियाँ, तो इनका इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग यहाँ पे घूमने आते हैं कई सारे एनिमल्स को देखने, प्लांट्स की स्पीशीज़ को देखने, तो टूरिज़्म बढ़ता है। तो जैसे जैसे टूरिज़्म बढ़ेगा, जहाँ जहाँ पे लोग घूमने जाएंगे उस एरिया में पैसा खर्चेंगे, उस एरिया की इकॉनमी में वो पैसा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। उसके बाद आता है कल्चरल एंड ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस। तो बायोडाइवर्सिटी का एक और बड़ा इंपॉर्टेंस है। इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को दोस्तों अगर आप देख पाते हैं तो हम अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हमारे पास में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है। मेडिसिन में स्पेशली आयुर्वेदा, सिद्ध, यूनानी, इसकी बात करते हैं। ये हमारे देश के रिच बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ही बना है। हमारे पास में कई सारी ऐसी प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं, पेड़ पौधों की प्रजातियां ऐसी हैं जो दवाइयों का काम करती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर सकती हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है दोस्तों। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है, हमारे देश ने ऑलरेडी दुनिया में कई महत्वपूर्ण दवाइयों के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है। जैसे एग्जाम्पल, मलेरिया के लिए जब कोई दवाई नहीं मिल रही थी तो मलेरिया के लिए यहाँ पर दोस्तों एक दवाई बनाई गई, और वो दवाई बनी किससे है? किंकोना ट्री से, इस पेड़ से बनाई गई जो भारत में पाया जाता है। ऐसे ही दोस्तों भारत के पास में 8,000 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं मेडिसिनल प्लांट्स की, जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है इंडिया के इन क्रॉप के अंदर में, या इस तरीके से यहाँ पर प्लांट्स के अंदर में, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास में फसलों में भी ढेर सारी प्रकार की फसलें अवेलेबल हैं, है ना, एग्रीकल्चर मामले में, जिससे हम अपने देश में फूड सिक्योरिटी जैसी चीज़ों को बनाकर रख पाते हैं। इतना ही नहीं, फिर बात आती है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन की। जो यही बायोडाइवर्सिटी है, इसका एक और रोल है। भारत के अंदर जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके अंदर में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है जंगल। इंडिया का जितना भी एरिया है, लैंड एरिया, उसका 21.67% दोस्तों अभी भी जंगलों से भरा हुआ है। तो जंगल हैं, लगातार पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, पोल्यूशन है, कार्बन एमिशंस हो रहे हैं, उन कार्बन को वो प्लांट्स अपने अंदर खींचते हैं, उसके बदले हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इंडिया का यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, उसका 7% ग्रीन हाउस गैस एमिशन आप इमेजिन कीजिए, 7% ये पेड़ अपने अंदर सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यह है ज़रूरत बायोडाइवर्सिटी की। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ठीक है सर, हम इंपॉर्टेंस तो समझे, और आर्टिकल हमें बेहद इंपॉर्टेंट लग रहा है जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, लेकिन यहीं पर एक और प्रश्न हमारे सामने आता है कि आखिरकार जब इतना ज़्यादा ज़रूरी है तो क्या हम कोई कोशिश नहीं कर रहे अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाने की? देखिए, बहुत कोशिशें की गई हैं, कई सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। इवन हमारे संविधान में प्रोविजंस है, जैसे आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी पढ़ते हैं, वैसी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती हैं। तो उन फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपका एक कर्तव्य बनता है एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेकर, समझाऊंगा आगे। तो जब हम लोग बात करते हैं एफर्ट्स की, तो सबसे पहले ये समझिए, भारत में हम लगातार बात तो कर रहे हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं प्लांट्स एनिमल्स की, लेकिन कितनी? जब बात करते हैं एनिमल की दोस्तों, तो 1,03,258 स्पीशीज़ आपको फौना की देखने को मिलेंगी, 55,000 से ज़्यादा प्रजातियां फ्लोरा की देखने को मिलेंगी, यानी कि पेड़ पौधों की प्रजातियां नजर आएंगी जो हमारे देश भर में फैली हुई हैं। और जब हम लोग इन प्लांट्स की स्पीशीज़ की बात करते हैं, तो इनमें से लगभग 12,000 प्लांट स्पीशीज़ ऐसी हैं जो एंडेमिक है, केवल भारत में पाई जाती हैं, कहीं पे दूसरे देश में नहीं पाई जाती। समझ गए? इसलिए यहां पर यह जरूरी है बायोडाइवर्सिटी। अब इसी बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए हमारा संविधान या कोई अगर लीगल प्रावधान है, कोई प्रोविजंस हैं, तो वो क्या हैं और क्या बोलते हैं, आइए वो समझते हैं। तो दोस्तों बात आती है आर्टिकल 48A की। तो आर्टिकल 48A जो है ये सीधा हमारे स्टेट को, हमारी गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है कि वो हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, उसको इम्प्रूव करे। और फिर उसके बाद आर्टिकल 51A क्लॉज G, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारे नागरिकों का कर्तव्य है कि वो हम सब मिलकर अपने नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसमें फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ सभी चीज़ें आती हैं, इसको प्रोटेक्ट करें और इनकी स्थिति को इम्प्रूव करें। फिर ऐसा मामला यही नहीं रुकता है, हमारे पास में कई सारे और भी लॉज हैं, एक्ट हैं, जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, 1986 का जो ये कानून है दोस्तों, ये हमारी केंद्र सरकार को सीधा बहुत बड़ी पावर्स देता है, ताकि केंद्र सरकार पॉल्यूशन प्लस हैजार्डस सब्सटेंस और दूसरी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज कर सके, इस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। यानी इनडायरेक्टली अगेन यहाँ पर भी हम बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। फिर ऐसे ही हमारे पास में एक और एक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लेकर यूपीएससी मेंस में सवाल पूछ चुका है दोस्तों। ये आर्टिकल ऐसा है जहां पे 2 प्रीलिम्स में सवाल बने हैं, एक मेंस में भी सवाल बना है। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 को अगर हम देखते हैं, तो इसको इसलिए लेकर आया गया था ताकि जो हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं इसकी प्रोटेक्शन कर सकें, सही तरीके से उपयोग कर सकें। फिर ऐसे यहां पर एक केस होता है सुप्रीम कोर्ट में, एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस ए नागराजा एंड ओआरएस, 2014 में ये केस हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि जितनी भी हर एक प्रजाति, हर एक स्पीशी जो है उसके पास में हक है रहने का, उसको एक पर्टिकुलर लॉ के माध्यम से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। समझ गए? और ये पावर हमें मिलती है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये यहाँ पर एक एक्ट के अंदर में, इस केस में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी सपोर्ट में आया। फिर ऐसे ही एक और केस हुआ, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कई बार मेंस में केसेस पूछ लिए जाते हैं आपसे, क्योंकि आपको हर चीज़ पढ़नी है बीच में। एक केस है एम के रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर केस में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया है कि राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट, इसकी बात की है कि भाई हमें यहाँ पर लोगों को क्लाइमेट चेंज से बचाना है, हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है। इसके लिए क्या करना होगा? एनवायरनमेंट को बचाना होगा, तभी तो ये सब कर पाएंगे, तभी तो क्लाइमेट के प्रति यहाँ पर एक बड़ी एक्शन ले पाएंगे। इतना ही नहीं, 2 कमिटियों की हमेशा चर्चा होती है जब भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात होती है। आप गाडगिल कमेटी को कैसे भूल सकते हैं, कस्तूरी रंगन कमेटी को कैसे भूल सकते हैं? जो माधव गाडगिल कमेटी थी दोस्तों, तो इनका भी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था, स्पेशली वेस्टर्न घाट्स को लेकर, ठीक है, जिसको लेकर अभी केरला में काफ़ी प्रॉब्लम भी हो रही है। तो ये वाली जो गाडगिल कमेटी थी दोस्तों, इसमें 64% एरिया इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करने की बात की गई थी। यानी किसी पर्टिकुलर एरिया को अगर हम इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर देंगे, तो वहाँ पे कोई डैम या कोई भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री नहीं बनाई जाएगी। इससे क्या होगा? जल्द से जल्द हम पॉल्यूशन को टैकल कर पाएंगे। समझ गए? ऐसा यहाँ पर गाडगिल कमेटी आई, और वैसे ही दूसरी दोस्तों कस्तूरी रंगन कमेटी आई। इस कमेटी के अपने रिकमेंडेशन थे। इन्होंने बोला कि 37% जो वेस्टर्न घाट्स हैं उसको हम इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करेंगे। इस वजह से यहाँ पर जिस एरिया को यहाँ पर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया बना दिया जाएगा, वहाँ पे माइनिंग को रोका जाएगा, क्वेरिंग प्लस जितनी भी नई थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसको रोका जाएगा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके ऊपर रोक लगाई जाएगी ताकि पोल्यूशन को रोका जा सके, एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। ठीक है, ये समझ में आया। अब एट द लास्ट राइटर ये बोलते हैं कि आखिरकार हमारे बायोडाइवर्सिटी को ऐसा खतरा है क्या यार, कि हम इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन में लगे हैं, दुनिया भर के कानून हैं, ऐसा क्या खतरा पहुंच गया हमारे बायोडाइवर्सिटी को? पहला खतरा है हैबिटेट लॉस। भारत के बढ़ते हुए शहरीकरण की वजह से या एग्रीकल्चर के बढ़ते हुए कारण की वजह से दोस्तों कई सारी जगह पर जो जंगल हैं वो बर्बाद किए जा रहे हैं। साल 2001 से लेकर 2020 के बीच में रिपोर्ट ये बोलती है कि भारत ने 1.93 मिलियन हेक्टेयर की जो पेड़ हैं, इतने ज़मीन पर जो पेड़ हुआ करते थे वो सब हमने खो दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं।
यानी साल 2000 से लेकर अभी तक देखें तो 5.2% के आसपास फॉरेस्ट हमने ख़त्म कर दिए हैं। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। और इन फॉरेस्ट के अंदर में स्पेशली अगर हम लोग जब बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स की, तो वेस्टर्न घाट्स में कुछ ऐसी जानवरों की प्रजातियां रहती हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, जैसे लायन टेल्ड मैकाऊ। इनके ऊपर बुरा असर पड़ा दोस्तों, इनकी प्रजातियां खत्म हुई। फिर ऐसे ही यहाँ पे राइटर ने एक और प्रोजेक्ट के बारे में बात की है जिसका नाम है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। अब ये वाला जो बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है मुंबई से अहमदाबाद तक, इसमें जो थाने क्रीक फ्लैमिंगो सेंचुरी है दोस्तों, इसको कट किया जा रहा है। इस सेंचुरी से निकाला जा रहा है ये पूरा प्रोसेस, जिससे यहाँ पर इस सेंचुरी के ऊपर एक असर पड़ेगा। फिर उसके बाद एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है इन्वेजिव स्पीशीज या साइलेंट इन्वेडर्स। कहने का मतलब ये सबसे बड़ा खतरा जो हमारे बायोडाइवर्सिटी को है वो है इन्वेजिव स्पीशी का, बाहर से आई हुई प्रजातियां। और भारत के इस इकोसिस्टम में दोस्तों कई सारे एलियन प्लांट्स जो दूसरे देश के हैं, लेकिन वो हमारे देश के प्लांट्स को खत्म कर रहे हैं, खा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल है लैंटेना कैमरा। उसके अलावा यहाँ पे एक एग्जाम्पल है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, देन है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। ऐसे कई सारे और भी यहाँ पर प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं जो अंग्रेज़ों के समय पर लेकर आए गए। जब बात करते हैं लेंटेना की, तो लेंटेना अकेला दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो भारत का जो 44% फॉरेस्ट, आप इमेजिन कीजिए, इंडिया का 44% फॉरेस्ट को अटैक कर चुका है। अंडमान आइलैंड के अंदर में जो बड़े बड़े अफ्रीकन स्नेल्स हैं, जायंट अफ्रीकन स्नेल, ये इन्वेसिव है, बाहर से लेकर आए गए, ये हमारी खुद की देश की बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर रहे हैं। तो एक दोस्तों इन्वेसिव स्पीशी का कॉन्सेप्ट भी आता है, ये भी जिम्मेदार हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी को खतरे में डालने के लिए। फिर कहानी यहीं नहीं रुकती है, फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है क्लाइमेट चेंज का, लूमिंग थ्रेट। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर दोस्तों अगेन एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं सुंदरबंस के अंदर में, इनको 3 गुना खतरा बढ़ चुका है। समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, प्रॉपर तरीके से जो मड वगैरह उन पेड़ों को उगने के लिए मिलती थी वो मिल नहीं पा रही है। इस चक्कर में मैंग्रोव फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट अगर खत्म होंगे तो मान लो कोई अगर सुनामी या साइक्लोन आता है तो वो सीधा कोस्टल एरियाज को हिट करेगा, वहाँ पे रह रहे लोगों को हिट करेगा, जिससे दशा और बुरी हो जाएगी, क्योंकि अभी करंटली यही मैंग्रोव फॉरेस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, हिमालयाज़ में देखेंगे तो लगातार गर्मी बढ़ रही है, बर्फ़ पिघल रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों कई सारी जो स्पीशीज़ है जो हिमालय में रहती हैं, ऑब्वियस सी बात है उनको ठंड में रहना पसंद है, तो वो और ऊपर जा चुकी हैं, और ऊपर जाने से और ऑक्सीजन कम हो गई है। समझ गए। फिर बात है यहाँ पर इंडिया के कोरल रीफ की, जो हमारे समुद्र में कोरल रीफ पाया जाता है। लगभग 5790 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जहाँ पे कोरल रीफ्स हैं, वो लगातार कई सारे खतरे फेस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। एवरेज जो कोरल्स आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों गल्फ ऑफ मन्नर में, श्रीलंका के बीच में देखने को मिल जाएंगे, भारत श्रीलंका के बीच में, गुजरात में है कोरल रीफ्स। ये कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर कोरल्स कम हुई हैं। 2005 में दोस्तों ये कोरल्स 37% थी, अभी 2021 में कम होकर केवल 27% बची हैं। तो यहाँ पर भी बुरा असर। फिर एक और सबसे बड़ा खतरा आता है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का। जैसे जैसे ह्यूमन सेटलमेंट्स बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने बोला शहरीकरण बढ़ रहा है, जंगल काट के भी लगातार प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, प्रोजेक्ट लग गया तो आसपास लोग बसने लगे, इससे क्या होगा, जानवर कहाँ जाएगा फिर। और इसी वजह से रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 500 लोग और 100 हाथियों की जान जाती है एक साल में ह्यूमन एलिफेंट के संघर्ष की वजह से। हाल ही में केस आया था टाइगर वाला, जब एक टाइगर का ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पर उसको पकड़कर रणथंभौर रिजर्व्स के अंदर में यहाँ पर छोड़ दिया गया। तो ऐसे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। फिर बायोडाइवर्सिटी में एक और बहुत बड़ा चैलेंज है पॉल्यूशन। इसको कैसे भूल सकते हैं यार, ये भी मेन है। प्रदूषण जो हो रहा है ये भी बहुत बुरी तरह से बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी 50 से ज़्यादा मछलियों की प्रजातियों को सपोर्ट करती है, उसमें ये स्पीशीज़ पाई जाती हैं, लेकिन करेंटली अगर आप देख पाओगे तो वो बायोलॉजिकली डेड हो चुकी है। यमुना नदी के अंदर में कितना ज़्यादा वेस्ट आ रहा है, यमुना का नाम और निशान आज के समय पर बहुत कम हो चुका है, ख़त्म सा हो चुका है। इंडस्ट्री से सारा जितनी गंदगी है वो यमुना में जा रही है। माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन, इन सब ने मिलकर जितनी भी मछलियों की प्रजातियां हैं दोस्तों, उनको बुरी तरह से अफेक्ट किया है। इतना ही नहीं, लाइट पोल्यूशन जो है कोस्टल एरियाज़ के अंदर में, इससे यहाँ पर जो सी टर्टल, समुद्र में पाए जाने वाले जो टर्टल्स हैं दोस्तों, यहाँ पर वो प्रॉपर तरीके से नेस्टिंग नहीं कर पा रहे। जो आर्टिफिशियल लाइट बढ़ चुकी है शहरों के अंदर में, स्पेशली रात के समय पर आप देख पाते होंगे सभी जगह पर लाइट जगमगाती हैं, उससे भी यहाँ पर कई सारे एनिमल्स की स्पीशीज़ को प्रॉब्लम्स हैं। फिर बात आती है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, यानी
एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यार दिक्कतें तो बहुत सारी हैं, सीरियस चैलेंज है, लेकिन इन सब से लड़ने के लिए हम लोग पॉलिसीज़, नई नई नीतियाँ तो लेकर आते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इंडिया के पास में बहुत सारे एनवायरमेंटल लॉज हैं जहाँ पे हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, लेकिन दोस्तों रिसेंट कई सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं एनवायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर। जैसे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का एक प्रोजेक्ट है, इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, है ना। तो हुआ यहाँ पर कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस आया, लेकिन करंट समय पर यहाँ पर उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर मैंने बोला वही हुआ क्या कि प्रोजेक्ट लग रहा है, लेकिन जो लॉज है उसके हिसाब से नहीं काम हो रहा है। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पर थोड़ा पैसा वगैरह दिखाकर प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दिया जाता है, लेकिन पता है कि हाँ उस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत भयंकर इंपैक्ट पड़ेगा उस पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन वो काम हो जाता है। यह है बुरा असर। फिर एट द लास्ट यहाँ पर सबसे बड़ा थ्रेट है अर्बन बायोडाइवर्सिटी लॉस। बढ़ते हुए शहरीकरण की वजह से शहरों का इकोसिस्टम खत्म हो चुका है। आज आपको शहरों में एक पेड़ नहीं दिखेगा, अगर एक है तो वो कल नहीं दिखेगा या थोड़े का समय बाद नहीं दिखेगा। एक समय था आपके घर के आसपास भी हुआ करते होंगे पेड़, ज़मीनें खाली थी बहुत सारी, लेकिन आज शहरों में छोटी से छोटी जगह भी, छोटा सा छोटा लैंड एरिया भी दोस्तों वहाँ पे घर बन गए हैं, ऊंचे ऊंचे घर बन गए हैं। तो इंडिया के पास में बहुत सारे नेचुरल वेटलैंड्स थे शहरों के अंदर में, सारे वेटलैंड्स यहाँ पे नेचुरल वेटलैंड्स बंद कर दिए गए हैं। झीलें वगैरह थी वो सब यहाँ पर पार्ट के दोस्तों उसके ऊपर घर वगैरह बन चुके हैं, बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, जिसकी वजह से पहले हमें शहरों में स्पैरो देखने को मिलती थी, आज वो स्पैरो ख़त्म सी हो गई है, बहुत कम दिखाई पड़ती है। यह है नुकसान बायोडाइवर्सिटी लॉस का। नाउ अब एक और क्वेश्चन है कि सर दिक्कत है, लेकिन राइटर यहाँ पे कुछ सोल्यूशन भी देते हैं कि आखिरकार हमारे पास में क्या क्या रणनीतियाँ हैं। देखो ये आर्टिकल, ये एडिटोरियल इसलिए लंबा हो गया है क्योंकि मैंने इसमें द हिंदू वाला जो हमारा बायोडाइवर्सिटी वाला एडिटोरियल है प्लस हिंदुस्तान टाइम्स वाला है, दोनों को मिलाया हुआ है, इस वजह से थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन आपको हेल्प बहुत करेगा। एक ही बार में बायोडाइवर्सिटी को लेकर अब पूरे साल भर 2 साल तक कोई भी आर्टिकल आएगा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में आपके पास में डेटा तैयार है। ऐसी ही होती है मेंस की तैयारी, प्रीलिम्स की तैयारी, एक आर्टिकल ऐसे पढ़ो कि भविष्य में कितने ही आर्टिकल आएँ आपके काम के ना रह जाएँ। फिर अब दोस्तों यहाँ पे बात है कि जो रणनीतियाँ हैं वो कौन कौन सी लेकर चल सकते हैं अपने बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। तो पहला, कम्युनिटी लेड रिजर्वेशन करने की कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब है जो लोकल कम्युनिटीज़ प्रेजेंट है दोस्तों जंगलों के अंदर में, उनको शामिल करने की ज़रूरत है। वो लोकल कम्युनिटीज़ काफ़ी बड़ी मदद कर सकती हैं, लेकिन आज हम उन लोकल कम्युनिटीज़ को ही जंगल से निकाल देते हैं, है ना, उन फॉरेस्ट ड्वेलर को निकाल देते हैं, जबकि वही लोग हमें मदद कर सकते हैं। वो बचपन से वहीं पर हैं, उनको जगह जगह की सारी इन्फॉर्मेशन, सभी स्पीशीज़ के फीचर्स, फैसिलिटीज़, हर एक चीज़ मालूम है, उनकी मदद लेना बनता है। और कभी कभी लोकल कम्युनिटीज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, जैसे एक एग्जाम्पल है केरला के एक कपल का। एक कपल है, नाम आपने सुना होगा, पमेला एंड अनिल मल्होत्रा। 2023 में मैंने इसके बारे में पढ़ा था। तो कपल है केरला से, इन्होंने दोस्तों क्या हुआ, एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है सभी लोगों के लिए, स्पेशली कि केवल सरकार का ही काम नहीं है एनवायरमेंट को बचाना। ये इन्होंने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि प्राइवेट कंजर्वेशन भी किया जा सकता है। हुआ ये कि 1991 में इन लोगों ने 55 एकड़ जो ज़मीन है जिसको त्याग दिया गया था पूरी तरह से, बंजर ज़मीन थी, ख़त्म सी ज़मीन थी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से उनको जितना रिसोर्स मिल पाया उस ज़मीन से निकाला गया, अब वो बंजर हो गई। बात है कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट की, तो उन्होंने वो बंजर ज़मीन को परचेज़ किया, और परचेज़ करने के बाद में दोस्तों 30 साल लगे उन्हें, 3 डिकेड्स, 30 साल के अंदर अंदर उस बंजर ज़मीन को उन्होंने हरा भरा बना दिया। 300 एकड़ का प्राइवेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया, नाम दिया सेव एनिमल इनिशिएटिव सेंचुरी। तो आप इमेजिन कीजिए एक कपल ने मिलकर ये कर दिया। तो यहाँ पर प्राइवेट कंजर्वेशन एफर्ट्स भी ज़रूरी हैं, आप में हम सब मिलकर करेंगे तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। और केवल एक जने के करने से भी नहीं होगा, सबको मिल के करना पड़ेगा, तभी चीज़ें यहाँ पर हम बचा पाएंगे। ऐसी दोस्तों बात आती है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी इसको ध्यान में रखते हुए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी है इंडिया की, उनके काफ़ी सारे गाइडलाइंस हैं कि हम रोड प्रोजेक्ट में एनिमल पैसेज बना रहे हैं ताकि यहाँ पर जानवरों के निकलने के लिए जगह अलग से हो। एक अच्छा स्टेप है जिससे यहाँ पर जानवरों की जान नहीं जाएगी और आपका प्रोजेक्ट भी लग जाएगा। ऐसे यहाँ पर कुछ और काम करने की ज़रूरत है। नेशनल रूल सेट कर दो वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग्स के लिए, ग्रीन ब्रिजेस बनाने के लिए। अर्बन बायोडाइवर्सिटी को आप प्रमोट करो, शहरों के अंदर यहाँ पर गार्डन्स वगैरह जैसी चीज़ों को, पार्क्स जैसी चीज़ों को प्रमोट करो, जिससे यहाँ पर लोगों को हेल्प मिले। फिर उसके बाद बात आती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। तो जब एग्रीकल्चर की बात आती है तो भारत का जो लैंड एरिया है उसका 60% हिस्सा दोस्तों हमारी खेती में कवर होता है। तो अगेन ये भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हेल्प कर सकता है।
यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल फार्मिंग को प्रोमोट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जो आंध्र प्रदेश में की गई है। ये मॉडल आंध्र प्रदेश में चल रहा है। ऐसे ही दोस्तों टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है अपने बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन के लिए। जैसे बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी जो है हमारी हेल्प कर सकती है। हम ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि सुंदरबंस में टाइगर्स को मॉनिटर कर सकें। प्लस दूसरे और टेक्नोलॉजीज, फॉर एग्जांपल सैटेलाइट की इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं, एआई का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारे देश भर में क्या क्या हैबिटेटेड चेंजेस हो रहे हैं, एनवायरनमेंट के अंदर क्या बदलाव हो रहे हैं, कहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको किया जा सकता है, काउंटर किया जा सकता है। फिर बात आती है बायोडाइवर्सिटी फाइनेंसिंग। प्रॉपर तरीके से फाइनेंस प्रोवाइड करवाना भी ज़रूरी है, और इसके लिए यहाँ पर आप बड़े बड़े फंड्स बना सकते हैं। कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड बना सकते हैं, जहाँ पे मेन पर्पस होगा कि इस पैसे को खर्चा जाए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने में। आप ग्रीन बॉन्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, जिससे पैसा इकट्ठा होगा, वो सब पैसा आप एनवायरमेंट प्रोटेक्शन या एनवायरमेंट प्रमोशन के ऊपर खर्चेंगे। फिर ऐसे ही इन्वेजिव स्पीशीज़ मैनेजमेंट भी करना होगा। बाहर की जो खतरनाक प्रजातियाँ हमारे देश में हैं, है ना, उसको लेकर जो कंसर्न पैदा हो रहा है, जैसे लैंटन कैमरा, जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसी कई सारी स्पीशीज़ हैं, तो उसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन चलाना, इसके इम्पैक्ट के बारे में समझाना, प्लस यहाँ पर इनसे बचने के उपाय प्रोवाइड करवाना, ये हमारे लिए अति आवश्यक है। समझ गए ना। अब आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन के ऊपर। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को समझा होगा। आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है ये समझिए। क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द करेंट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी इन इंडिया। भारत में आज के समय के जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या क्या रणनीतियां हम अपना रहे हैं अपने बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, वो बताइए। साथ ही साथ में कुछ और मेजर्स सजेस्ट कीजिए जिससे हम अपने देश में इस बायोडाइवर्सिटी को और ज़्यादा बचा सकें। यानी जो हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, इस एफर्ट्स को और कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में सुझाव दीजिए। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना है, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। ऑलरेडी वहाँ पर 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हैं, बट अपने आंसर्स को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है। एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स रिव्यू करोगे, बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको इस तरीके से हेल्प कर सकता है। चलिए आगे आते हैं। फिलहाल दोस्तों हम अपने सेशन को एंड कर रहे हैं, क्योंकि आज देखो आर्टिकल्स कम है, 2 ही आर्टिकल रेलिवेंट थे। बाकी एक बांग्लादेश प्रोटेस्ट को लेकर बता ही चुका हूँ, बांग्लादेश में कोटा को लेकर क्या पर्टिकुलर इशू है जिसकी वजह से बांग्लादेश का मुद्दा करंट समय पर निकल कर आ रहा है। खैर, उन सबको भी दोस्तों अगर हम लोग हटाएं तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि एक एडिटोरियल भी हमारे पास में स्पेशली किस चीज़ को लेकर, पोलियो वायरस को लेकर, है ना। तो मैं आपके साथ में कल डिस्कस करूंगा कि गाज़ा पट्टी में प्रॉब्लम्स के साथ साथ आज पोलियो वायरस का भी जो एक बहुत बड़ा चिंता है वो देखने को मिल रहा है। वो चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। डोंट वरी, समझेंगे, कल समझेंगे। आज सेशन को समाप्त करते हैं फिलहाल के लिए। एक वर्ड मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ वर्ड ऑफ द डे के बेसिस पे। वर्ड का नाम है बम फजल। बम फजल का मतलब है टू कन्फ्यूज़ या फ्लस्टर, किसी को भ्रमित करना या हड़बड़ाने के लिए यहाँ पर यह वर्ड यूज़ किया जाता है, बम फजल। तो बम फजल वर्ड यूज़ करके फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस बनाओ, ज़रूरी है, जिससे आपका वोकैब प्लस कॉम्प्रहेंशन या मेंस क्वेश्चन के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नाउ आते हैं यूपीएससी प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ये था कि एक टर्म है 5 म्यूचुअल्स, हाल ही में न्यूज़ में मेंशन किया गया है। ये 5 म्यूचुअल्स किस चीज़ से एसोसिएटेड है ये बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। सॉरी यार, ये होना चाहिए बी और ये होना चाहिए सी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। तो 5 म्यूचुअल्स क्या है दोस्तों, ये प्रिंसिपल्स हैं जो कि यहाँ पर भारत और चाइना के बायलैटरल रिलेशंस को गाइड करते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 5 म्यूचुअल्स जो कि ऐसे सिद्धांत हैं जहाँ पर हम चाइना और इंडिया के बायलैटरल रिलेशनशिप को स्टेबलाइज या और ज़्यादा प्रमोट करने की बात करते हैं। सवाल यह है इन 5 म्यूचुअल्स में कौन सी 5 चीज़ें हैं। तो पहला है आपस के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ाना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना, म्यूचुअल ट्रस्ट प्लस म्यूचुअल अकोमोडेशन एंड म्यूचुअल अकम्प्लिशमेंट। ये 5 म्यूचुअल्स यहाँ पर प्रिंसिपल गाइडिंग लाइंस हैं, ध्यान रखिए, जो कि यहाँ पर भारत चाइना के रिलेशंस को इंप्रूव करने के ऊपर फोकस करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।